तो गाइस ये वीडियो काफी ज्यादा इन्फॉर्मेटिव होने वाली है अगर आप जैक दिल्ली काउंसलिंग के अंदर पार्टिसिपेट करने वाले हैं। ठीक है, जैक दिल्ली का काउंसलिंग बहुत सिंपल है बट काफी लोगों को ये काफी कॉम्प्लिकेटेड लग सकता है क्योंकि काउंसलिंग का फ्लो इस तरह से काम करता है। और इस वीडियो को देखने के बाद यार आप जान जाओगे कि आप कौन से राउंड में अपनी रैंक का मैक्सिमम एडवांटेज ले सकते हो। कुछ हिडन सीक्रेट्स की बात करेंगे जो कि इंटरनेट पे अवेलेबल आपको नहीं मिलेगा। ठीक है, किसी भी यूट्यूब चैनल पे ऐसी बातें डिस्कस नहीं की जाती हैं। जनरली यार ये चीजें काउंसलिंग के एक्सपीरियंस से निकल के आती हैं। ठीक है, तो आपको ये करना है कि यार वीडियो एंड तक देखना है और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना है फर्दर अपडेट जिससे आप मिस ना कर सको। ठीक है, तो देखो यार टॉप कॉलेजेस इसके अंदर पार्टिसिपेट करते हैं, चाहे वो डीटी हो गया, एनएसयूटी हो गया, ट्रिपल आईटी दिल्ली हो गया, आईजीडी2डब्ल्यू हो गया या फिर डीएसयूएस हो गया। क्राइटेरिया बहुत सिंपल है। अगर आप दिल्ली के स्टूडेंट हो, ठीक है, अगर आपने स्कूलिंग दिल्ली से की है इट मींस कि आप दिल्ली के कैंडिडेट हो। अगर आप अदर स्टेट के हो, ठीक है, आउटसाइड दिल्ली से आपने कहीं से स्कूलिंग किया है तो आप आउटसाइड दिल्ली में ही काउंट होगे, आपका अपना स्टेट अदर स्टेट आएगा। ठीक है, तो उस केस में दिल्ली के लिए 85% सीट्स होती हैं और आउटसाइड दिल्ली के लिए 15% सीट्स रिजर्व्ड होती हैं। अब सबसे इंपॉर्टेंट सोचने वाली बात यह है, यहाँ पे अदर स्टेट वाले बच्चों को बेनिफिट भी मिलता है। फॉर एग्जाम्पल कोई बच्चा अगर बिहार स्टेट का है, वो वहां पे एससी कैटेगरी में आता है तो वो अपना एससी कैटेगरी को यहाँ पे यूज कर सकता है, जो कि सबसे ज्यादा मैक्सिमम एडवांटेज जैक दिल्ली के अंदर बच्चे को मिलती है। ठीक है, तो अदर स्टेट वाले बच्चे अपने कैटेगरी रैंक का यूज कर सकते हैं, तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर आपके लिए रहता है। लेकिन यहाँ पे एक थोड़ा सा नेगेटिव पॉइंट भी है। अगर कोई बच्चा अपने आप को क्लेम करता है कि उसने अपनी स्कूलिंग दिल्ली से की है, फॉर एग्जांपल वो बच्चा दिल्ली से अपनी स्कूलिंग करता है बट वो ओरिजिनली बिहार से है या फिर उत्तर प्रदेश से है, वहां पे वो किसी कैटेगरी के अंदर आता है तो उस केस में वो जनरल के अंदर काउंट होगा क्योंकि वो दिल्ली होम स्टेट का कोटा उस पर अप्लाई हो रहा है। अगर उसको एससी कोटा का बेनिफिट लेना है तो उसके पास जो डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए उस केस में वो दिल्ली गवर्नमेंट के अंदर से बने होने चाहिए। तो ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट आपको जानना है। ठीक है, यहाँ पे अब आगे बढ़ते हैं। देखिए यार टॉप नॉच कॉलेजेस हैं दिल्ली के अंदर, ट्रिपल आईटी दिल्ली हो गया, डीटी हो गया, एनएसयूटी हो गया, कोई जवाब भी नहीं है इनका, आईजीडी2डब्ल्यू हो गया और डीएस। इस रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस यहाँ से स्टार्ट होता है जहां पे आपको 1200 रुपीज का पेमेंट करके रजिस्ट्रेशन करना होता है। रजिस्ट्रेशन ओनली वन टाइम ही आप रजिस्ट्रेशन के लिए अलाउड हो, उसके बाद आप रजिस्ट्रेशन नहीं कर सकते हो। तो बहुत ही सोच समझ के आपको रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस करना पड़ता है। देन रजिस्ट्रेशन जैसे ही आप लोग करते हो उसके बाद आपका चॉइस फिलिंग पोर्टल जो है वो ओपन हो जाता है। अब यहाँ पे सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि जो बच्चे डिफेंस कोटा या फिर ट्रिपल आईटी में बोनस पॉइंट के लिए अप्लाई कर रहे हैं या फिर कश्मीरी माइग्रेंट है तो उनको फिजिकल रिपोर्ट करके सबसे पहले अपने डॉक्यूमेंट्स को वेरीफाई करना पड़ता है। उसके बाद उन लोगों के लिए चॉइस फिलिंग का पोर्टल ओपन होता है। नॉर्मल स्टूडेंट्स के लिए चॉइस फिलिंग का पोर्टल जनरली रजिस्ट्रेशन के साथ ही ओपन हो जाता है। अब जैसे ही चॉइस फिलिंग पोर्टल आपका ओपन होता है यहाँ पे आपको बहुत ही पेशेंटली आपके चॉइसेस फिल करने होते हैं। यार ये चॉइसेस काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं आपके लिए। फॉर एग्जाम्पल अगर आपने सारे चॉइसेस फिल कर दिए और उसमें से कोई कॉलेज अलॉट होता है तो उसके ऊपर का प्रोसेस अब जान लीजिए। अब यहाँ पे जैसे आप चॉइस फिलिंग करते हो उसके बाद आता है राउंड 1 का अलॉटमेंट। यहाँ से सारा प्रोसेस समझना आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। अब पहला केस है कि अगर आपको कोई सीट अलॉट हो जाती है तो उस कंडीशन में आपको क्या करना है। देखिए जैसे ही आपको कोई सीट अलॉट होती है और अगर आपने क्लेम किया कि आप ओबीसी एससी एसटी कैटेगरी से बिलोंग करते हो, ठीक है, तो आपको फिजिकली रिपोर्ट करके आपको पहले अपने डॉक्यूमेंट्स को वेरीफाई करना होता है। तो जैसे ही आप लोग अपने डॉक्यूमेंट्स को वेरीफाई करवा लेते हो आपको यहाँ पे सीट एक्सेप्टेंस फी पे करनी पड़ती है जो कि अराउंड 1 लाख रुपीज है जो आपको पे करना होता है। जैसे ही आप सीट एक्सेप्टेंस फी पे करते हो आपको फ्रीज या फ्लोट का ऑप्शन सेलेक्ट करने को आता है। ठीक है, तो फ्रीज मीन दैट मीन्स कि आपको जो भी सीट मिलती है आप कंप्लीटली सेटिस्फाई हो और आप उसमें एडमिशन चाहते हो। फ्लोट मीन्स आप अपग्रेडेशन के साथ जाना चाहते हो। ठीक है, आपको जो ये सीट एक्सेप्टेंस फी है वो वन टाइम ही पे करना होता है और ये जो पैसा होता है आपके कॉलेज फी में एडजस्ट हो जाता है। तो हर बार हर राउंड में आपको हर सीट अलॉटमेंट के बाद 1 लाख रुपीज पे करना नहीं होता है। तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो पॉइंट आपको अपने दिमाग में बिठा लेना है। ठीक है, दूसरे केस के ऊपर आते हैं जिस केस के अंदर कोई भी सीट आपको अलॉट नहीं हुई। तो अगर आपने अपनी चॉइस फिलिंग की, उस चॉइस फिलिंग के अंदर आपको कोई भी सीट अलॉट नहीं होती है तो उस केस में आपको कोई प्रोसीजर नहीं करना है, कोई भी प्रोसेस फॉलो नहीं करना है, आप अपने आप सेकेंड राउंड के अंदर मूव कर जाओगे। ठीक है, तो ये जानना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब देखिए सेकंड राउंड यार काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट था। लास्ट ईयर सेकंड राउंड के अंदर कुछ बड़े मॉडिफिकेशन देखने को मिले थे। सबसे पहला मॉडिफिकेशन ये देखने को मिला था कि कोई भी बच्चा सेकंड राउंड के अंदर चॉइस फिलिंग को मॉडिफाई नहीं कर सकता है। तो जिस बच्चे ने चॉइस फिलिंग फर्स्ट राउंड में की थी वही चॉइस फिलिंग वैलिड होगा सेकंड राउंड के लिए भी। तो देखिए चॉइस फिलिंग का इंपॉर्टेंस आप यहाँ पे समझो कि कितना बड़ा है। तो जिन बच्चों ने गलत चॉइस फिलिंग की होगी सेकंड राउंड
में उनको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम फेस करने को मिला होगा। ठीक है, यहाँ पे सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि कोई भी बच्चा अगर इसमें से कोई भी स्टेप मिस कर सकता है, मतलब फर्स्ट राउंड में अगर कोई सीट मिली और उसने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए वो नहीं जा पाया, या फिर उसने सीट एक्सेप्टेंस फी पे नहीं की, तो वो बच्चा पूरे काउंसलिंग प्रोसेस से बाहर कर दिया जाएगा। अब वो बच्चा बस स्पॉट राउंड के लिए एलिजिबल होगा। तो ये पॉइंट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर किसी बच्चे की बहुत अच्छी रैंक आती है और वो पूरे काउंसलिंग प्रोसेस से बाहर होता है, इट मींस कि स्पॉट राउंड के अंदर टॉप कॉलेज की टॉप ब्रांचेस पहले से फिल हो जाती हैं। वहां पे फिर आपको लोअर ब्रांचेस के साथ अपना काम चलाना पड़ेगा। तो ये सोचना आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आपको नॉर्मल राउंड में ही टॉप कॉलेज की टॉप ब्रांचेस मिल सकती हैं। ठीक है, अब आते हैं सेकेंड राउंड के ऊपर। ठीक है, तो सेकंड राउंड में पहले ही बताया आपको कोई चॉइस फिलिंग आपको मॉडिफिकेशन अलाउड करने का ऑप्शन लास्ट ईयर नहीं दिया था। हाँ, एक ऑप्शन सेकंड राउंड में आया था कि आप विड्रॉ ले सकते हो। तो जैसे ही सेकंड राउंड का अलॉटमेंट आता है और आपको लगता है कि इससे बेटर ऑप्शन आपको कहीं और मिल रहा है, तो आप विड्रॉल वाले ऑप्शन पे चूज करके पूरी काउंसलिंग को छोड़ के जा सकते हो। आपने जो सीट एक्सेप्टेंस फी पे की होगी 1 लाख रुपीज का, वो आपको वापस मिल जाएगा। अब सेकंड राउंड में दूसरा इंपॉर्टेंट पार्ट, जिन बच्चों को फर्स्ट राउंड में कोई सीट अलॉट नहीं हुई थी, तो वो सीधा अपना सेकंड राउंड में अगर उनको कोई भी अलॉटमेंट आता है तो उनको सेम प्रोसीजर कराना होगा। इट मीन कि वही प्रोसीजर करना होगा जो सीट मिलने पे बच्चे करते हैं। उनको सबसे पहले फिजिकली रिपोर्ट करना पड़ेगा। अगर उनके पास कोई भी SC ST OBC का सर्टिफिकेट वगैरह अगर उन्होंने अप्लाई किया होगा, कैटेगरी क्लेम कर रहे होंगे, ठीक है, फिर सीट एक्सेप्टेंस फी पे करना पड़ेगा। वही फ्रीज और फ्लोट वाला ऑप्शन उनको चूज करना पड़ेगा। लेकिन उसके साथ एक और ऑप्शन आएगा जो कि विड्रॉल का है। और मैंने पहले बताया कि जो वन टाइम आपका पैसा जो 1 लाख रुपीस आप पे करते हो, ये आपके कॉलेज के फीस में एडजस्ट हो जाता है। तो इसके लिए आपको फर्दर वरी नहीं करना है कि आप 1 लाख रुपीस पे कर रहे हो तो ये पूरी फीस आपके कॉलेज के फीस में जाके एडजस्टेबल होती है फर्स्ट ईयर के फीस के साथ ही। ठीक है, अब देखिए थर्ड राउंड यार काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट राउंड होता है जैक दिल्ली काउंसलिंग के अंदर। थर्ड राउंड के अंदर यार फ्रेश रजिस्ट्रेशन अलाउड होते हैं। ठीक है, तो जो बच्चे यार किसी रीजन से फर्स्ट राउंड में पार्टिसिपेट नहीं कर पाए थे, सेकंड राउंड में पार्टिसिपेट नहीं कर पाए थे, वो थर्ड राउंड के अंदर अलाउड हुए थे लास्ट ईयर। ठीक है, तो वहां पे चॉइस मॉडिफिकेशन का ऑप्शन भी अलाउ हुआ था। तो जो बच्चे पहले राउंड में गलती कर दिए थे कोई चॉइस फिलिंग करने में, तो वो यहाँ पे अपना चॉइस फिलिंग चेंज कर सकते थे। देखिए थर्ड राउंड में यार कंपटीशन बहुत ज्यादा बढ़ गया था लास्ट ईयर, क्योंकि एक तो फ्रेश रजिस्ट्रेशन अलाउड हुआ था, ऊपर से चॉइस फिलिंग मॉडिफिकेशन का ऑप्शन भी अलाउ कर दिया था। तो देखिए काउंसलिंग में जैसे जैसे लोग आते रहते हैं काउंसलिंग में, आप ये समझो कि थर्ड राउंड के अंदर काफी ज्यादा लोगों ने एंट्री ले ली, तो यहाँ पे कट ऑफ डिक्रीज कर गया है थर्ड राउंड का। तो आप कट ऑफ में भी जाके इसका आपका असर आपको देखने को मिलेगा, है ना। तो यहाँ पे थर्ड राउंड के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट बात यह कि फाइनल विड्रॉल का ऑप्शन आपको देखने को मिलता है। तो थर्ड राउंड एक ऐसा राउंड है काउंसलिंग का जैक दिल्ली के अंदर जहां पे आप फाइनल विड्रॉल ऑप्ट कर सकते हो। इसके बाद फाइनल विड्रॉल ऑप्ट करने का आप लोगों के पास कोई भी ऑप्शन नहीं बचता है। तो जिन बच्चों को जैक दिल्ली के अलावा कोई और बेटर अपॉर्चुनिटी मिल रही है, तो वो बच्चे अगर थर्ड राउंड के बाद सीट नहीं छोड़ते हैं अपनी, तो उनको जो 1 लाख रुपीज जो पे किया है उन्होंने सीट एक्सेप्टेंस फी, वो पूरा जैक दिल्ली काउंसलिंग के अंदर डूब जाएगा। आपको 1 रुपया भी रिफंड नहीं होगा। तो थर्ड राउंड विड्रॉल का लास्ट राउंड होता है और थर्ड राउंड में ही मैक्सिमम बच्चे जैक दिल्ली को छोड़ देते हैं। ठीक है, जो उनको बेटर NITs वगैरह में सीट्स मिलती हैं या एडवांस रैंक पे IITs वगैरह मिल रही होती हैं, वो थर्ड राउंड में जैक दिल्ली को क्विट कर देते हैं। ठीक है, अब ये आता है राउंड 4। राउंड 4 सबसे ज्यादा एडवांटेज राउंड होता है और यहाँ पे आपको पूरा काउंसलिंग समझने का आपको समझ में आना चाहिए कि राउंड 4 में आप कैसे उसको मैक्सिमम एडवांटेज में कन्वर्ट कर सकते हो। देखो राउंड 4 में भी कोई चॉइस फिलिंग मॉडिफिकेशन अलाउड नहीं होती और फ्रेश रजिस्ट्रेशन भी अलाउड नहीं होता। तो राउंड 4 के अंदर थोड़ी सी भीड़ कम होती है और एडवांटेज भी आपको ज्यादा मिलेगा, क्योंकि राउंड 3 में ऑलरेडी बहुत सारे लोगों ने विड्रॉल ले लिया है। ठीक है, अब राउंड 4 एक एडवांटेज वाला राउंड है, लेकिन राउंड 4 में यहाँ पे कोई भी फ्लोट का ऑप्शन आप लोगों को देखने को नहीं मिलेगा। तो जैसे ही राउंड 4 का अलॉटमेंट आता है, जिन बच्चों को कोई भी सीट पहले अलॉट नहीं हुई थी और राउंड 4 के अंदर अलॉट होगा, उनको वही प्रोसीजर करना है। फिजिकल रिपोर्ट के लिए जाना है, 1 लाख रुपीज पे करके आपको ऑप्शन सेलेक्ट करना है, लेकिन इस बार आपको फ्लोट का ऑप्शन देखने को नहीं मिलेगा। तो यहाँ पे बहुत सारे बच्चे मिस्टेक करते हैं, उनको लगता है कि यार अब तो सीधा बस फ्रीज का ऑप्शन है तो फ्रीज पे क्लिक करके एडमिशन ले लो, बट ऐसा नहीं है। जैक दिल्ली की काउंसलिंग इंटरनली चलती ही रहती है राउंड 4 के बाद भी। तो ये आपको समझना काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि राउंड 4 इज नॉट द एंड, राइट। यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि फ्रीज ऑप्शन अगर आप सेलेक्ट नहीं करते हो तो क्या आपकी सीट चली जाएगी? ऐसा कुछ नहीं होता। जो सीट आपको मिली है वो आपके पास ही रहेगी। अगर आपने फ्रीज ऑप्ट नहीं किया होगा, इट मींस कि आप अपग्रेडेशन के लिए जाना चाहते हो। और यहाँ पे पिक्चर में आता है राउंड 5, जो कि है इंटरनल स्लाइडिंग राउंड। इस राउंड के अंदर यार टॉप नॉच कॉलेजेस के टॉप ब्रांचेस बच्चों को अलॉट होते हैं। यहाँ पे होता है इंटरनल स्लाइडिंग, यहाँ पे कोई भी न्यू एंट्री अलाउड नहीं है। और जो जिन बच्चों ने राउंड 4 को, जिन बच्चों
में सीट मिली है वही बच्चे यहाँ पे रहते हैं, ठीक है। तो काउंसलिंग में बहुत कम क्राउड रहता है और यहाँ पे आपको सबसे इंपॉर्टेंट है कि यहाँ पे आपका मैक्सिमम चांस है कि आपका सीट अपग्रेड हो जाता है। तो बहुत सारे बच्चे जो डीएस यूएस पहले लिए हुए होते हैं वो लोग फर्दर डीटीयू एनएसयूटी में मूव कर जाते हैं, क्योंकि इंटरनली उनका ब्रांच स्लाइड हो जाता है, उनका कॉलेज स्लाइड हो जाता है। तो यहाँ पे यार टॉप कॉलेज की टॉप ब्रांच लेने का सबसे ज्यादा जो एडवांटेजेस राउंड होता है वो राउंड 5 की काउंसलिंग होती है, ठीक है। तो राउंड 5 की काउंसलिंग यार आपको बिल्कुल भी स्किप नहीं करनी है, आपको पूरे प्रोसेस के साथ जाना है। जल्दबाजी में राउंड 4 के अंदर आपको फ्रीज नहीं करना है, ठीक है। तभी आप इसका मैक्सिमम एडवांटेज राउंड 5 के अंदर ले पाओगे। अब राउंड 5 के अंदर यार स्लाइडिंग राउंड है, स्लाइड करके इंटरनली स्लाइड होता है, मतलब आपने जो भी ऑप्शंस भरे होंगे उसमें से अगर कुछ भी आपको ऊपर का ऑप्शन मिलता है तो वो इंटरनली स्लाइड हो जाएगा। अब देखो राउंड 5 के बाद सॉरी टॉप नॉच जो कॉलेजेस हैं, ठीक है, चाहे डीटी हो गया एनएसयूटी हो गया, उनकी जो टॉप नॉच सीट्स हैं, फॉर एग्जांपल कंप्यूटर साइंस हो गया, इलेक्ट्रॉनिक्स हो गया, ठीक है, जो टॉप ब्रांचेस है वो वैकेंट नहीं जाते हैं, क्योंकि मैक्सिमम लोगों को फॉर एग्जांपल पहले किसी को डीएस यूएस मिला होगा, ठीक है, डीएस यूएस में उसको कोई ब्रांच मिली होगी, लेकिन राउंड 5 की स्लाइडिंग के बाद वो ऊपर आके उसको डीटीयू एनएसयूटी में कुछ मिल गया होगा। तो डीएस यूएस में राउंड 5 के बाद मैक्सिमम सीट्स वैकेंट होती हैं और ऊपर के जो टॉप कॉलेजेस हैं उनकी सीट्स फिल्ड हो जाती हैं। अब यहाँ पे जो ऑप्शन आपको स्पॉट राउंड के अंदर मिलता है वो मैक्सिमम जो ऑप्शन मिलता है वो 4 ब्रांचेस का मिलता है। तो डीटीयू एनएसयूटी वगैरह की जो टॉप ब्रांचेस हैं जैसे सीएससी आईटी वगैरह हैं वो स्पॉट राउंड के अंदर नहीं जाती हैं। तो ये आपको विशेष ध्यान रखना है कि अगर आपको उसमें एडमिशन चाहिए तो राउंड 5 सबसे सुटेबल राउंड होता है आप सभी के लिए, ठीक है। उसके बाद स्पॉट राउंड का प्रोसीजर होता है। तो राउंड 5 के बाद जो भी वैकेंसी आती है उसके बाद ये कॉलेजेस अपना अपना स्पॉट राउंड कराती हैं। तो सभी कॉलेजेस अपना स्पॉट राउंड अपने लेवल पे कराती हैं। डीटीयू अपना स्पॉट राउंड अलग कराती है, एनएसयूटी अपना स्पॉट राउंड अलग कराती है, ठीक है। तो इसके लिए आपको उसी पर्टिकुलर डेट्स पर रिपोर्ट करके फर्दर प्रोसीजर को करना होता है। स्पॉट राउंड से रिलेटेड आपको पूरी कंप्लीट इंफॉर्मेशन वाली वीडियो इस चैनल पे बहुत जल्दी मिलेगी और हमने काफी सारी वीडियो स्पॉट राउंड से रिलेटेड बनाई भी हुई है। तो आपको कोई भी हेल्प और रिक्वायरमेंट अगर स्पॉट राउंड से रिलेटेड लगती है, आपको कोई भी पॉइंट समझ नहीं आता है तो आप प्लीज गो थ्रू करना, पुराने वीडियोस को भी आपको अच्छा खासा क्लैरिटी हो जाएगा और बहुत जल्दी नए वीडियोस भी स्पॉट राउंड के ऊपर हमारे आने वाले। फर्दर आप कोई भी हेल्प और रिक्वायरमेंट की जरूरत है तो काउंसलिंग डिस्क्रिप्शन में आपको सारी डिटेल्स मिल जाएगी, वहां जाके आप हमसे कनेक्ट कर सकते हो। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, अगर आपने प्रोसेस को सही से फिल किया, सारे प्रोसेस को फॉलो किया तो राउंड 5 के अंदर यार बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज है कि आपको बेटर कॉलेज मिल जाएगा, बेटर ब्रांच मिल जाएगा। तो काउंसलिंग में यही होता है कि आप यार प्रोसेसेस को समझो, ठीक है। चॉइस फिलिंग एक पार्ट है, लेकिन अगर आपने सारे प्रोसेस को बहुत अच्छे से क्लियर किया, सारी चीजों को क्लियर करते चले गए तो बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज आप लोगों के लिए खुलती भी चली जाएंगी। कोई भी डाउट होता है इससे रिलेटेड, प्रोसेस से रिलेटेड, तो आप जरूर कमेंट सेक्शन में पूछना, मैक्सिमम चांसेस है कि हम उसका रिप्लाई कर देंगे।